नमस्कार, आपका मैथ साइंस एकेडमी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम पुनः गणित में मूलभूत अवधारणाओं का अध्ययन करने के लिए, मैथ्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमने आपको इससे पूर्व के पीरियड में भी बताया है कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी मूलभूत अवधारणाओं का अर्थ ये होता है कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की जो बिल्डिंग बना रहे हैं उसकी नींव के पत्थरों को व्यवस्थित जमा रहे हैं और उनको मजबूत पत्थरों का उपयोग कर रहे हैं। यानी हम उन छोटी छोटी सूक्ष्म और बड़ी भी ऐसी जानकारियां जो जीवन पर्यंत उपयोगी है उनका अध्ययन कर रहे हैं। आज की विषय वस्तु में सबसे पहले है प्रतिशत, लाभ हानि का प्रतिशत, यानी प्रतिशत में लाभ, प्रतिशत में हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, तो आगे सुनेंगे आप। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100। प्रश्न दो प्रकार के आते हैं, जैसे 200 का 8% कितना होगा, तो अपन को लिखना है 200 गुणित का मतलब गुणित 8 और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गए तो 8 16, ये आ गया। 200 का 8% कितना हुआ, 16 हुआ। दूसरे प्रकार का प्रश्न कैसा आएगा, x का 4% 8, x का 4% 8 है तो x का मान निकालो। तो हमने लिखा x का गुणा 4% यानी 1/100 बराबर 8। 4 से 100 25 बार कट गया तो x गुणित 1/25 बराबर 8। 8 का 3 गुणा किया तो 25 का 8 में गुणा हुआ, x बराबर 200 का मतलब 200 का 4% 8 हुआ। प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ होता है 1/100। किसी भी वस्तु को 100 से लेने पर जबकि जमाई आपने, जबकि 200 रुपए पर 10 रुपए की हानि, इसलिए 100 रुपए पर, तो आपने इसलिए में 100 लिखा का मतलब आपने प्रतिशत निकाला है। ध्यान नहीं आगे। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है ना। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदेंगे उसको क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचेंगे उसको विक्रय मूल्य कहेंगे। एक साधारण सी बात है कि यदि हमने कम पैसे में वस्तु खरीदी और ज्यादा पैसे में बेची, यानी कम रुपयों में खरीदी और ज्यादा रुपयों में बेची, कम दाम में खरीदी ज्यादा दाम में बेची, मतलब हमको फायदा हुआ, लाभ हुआ। और यदि हमने वस्तु को अधिक दाम पर खरीदा, यानी हमने अगर वस्तु को अधिक दाम पर खरीदा और कम दाम पर बेचा, अधिक रुपए दिए और कम रुपए में बेचा, खरीदा अधिक में बेचा कम में, तो मतलब हानि हुई। इतना तो एक सामान्य ज्ञान है। हानि यानी नुकसान, लाभ यानी फायदा। तो इससे संबंधित सवाल आप समझिएगा जरा। मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपए की आपने खरीदी, यानी उसका क्रय मूल्य 100 रुपए है, और उस वस्तु को आपने 150 रुपए में बेच दिया, यानी उसका विक्रय मूल्य 150 रुपए। 100 में खरीदी, 150 में बेची। अब आपको इतना समझ में आ रहा कि खरीदी कम में है, बेची ज्यादा में है, का मतलब आपको लाभ हुआ। लाभ हुआ मतलब कितना लाभ हुआ, तो 150 में से 100 घटाया, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाया, तो 150 में से 100 गया 50। तो ये सूत्र बन गया लाभ का। जब भी लाभ निकालना होगा तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। अब यदि हम प्रतिशत लाभ निकालना चाहते हैं कि 100 रुपए की वस्तु को हमने 150 रुपए में बेचा तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो उसका सूत्र होता लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ हुआ 50 रुपए का गुणित 100 और क्रय मूल्य भी है 100, तो 100 से 100 कट गया, यानी 50% लाभ हुआ। अब आगे सवाल को देखें। कोई वस्तु 400 रुपए की खरीदी और 300 रुपए की बेच दी, यानी खरीदी 400 की तो क्रय मूल्य 400, बेची 300 की तो विक्रय मूल्य 300। सवाल पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि
की बेची, यानी ज्यादा की खरीदी और कम की बेची। क्रय मूल्य ज्यादा, विक्रय मूल्य कम है, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाया तो हानि निकल आई। तो ये हानि का सूत्र हो गया। जैसे लाभ का सूत्र था वैसे ही हानि का सूत्र हुआ। तो 400 में से 300 गया 100। जैसे अपन ने यहाँ प्रतिशत लाभ निकाला था वैसे ही प्रतिशत हानि। तो इसका मतलब होगा हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ है तो लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, प्रतिशत हानि है तो हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, यानी 100 बटे क्रय मूल्य 100 बटे क्रय मूल्य दोनों में एक साथ। प्रतिशत लाभ निकालना है तो लाभ लिख दो, प्रतिशत हानि निकालना है तो हानि लिख दो। तो हानि हुई 100 रुपए की गुणित 100 और क्रय मूल्य है 400। 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, 4 से 100 25 बार कट गया। 25 चौके 100 होता ना, 4 दूनी 8 बचा 2 4 है ना, 4 पंचे 20, तो 25% हानि। ध्यान दीजिएगा, लाभ हानि और प्रतिशत की बड़ी पक्की मित्रता है। लाभ हानि और प्रतिशत की मित्रता है। प्रतिशत हमेशा काम आता है। ऐसे आपको अनुपात समानुपात के जो प्रश्न है वो ज्यामिति आमिति में भी जाएंगे। तो लाभ हानि प्रतिशत और अनुपात समानुपात ये जो चीजें हैं ये पूरी गणित में गोल गोल चक्कर लगा के हर जगह उपलब्ध हो जाती हैं। तो इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए। अब इसी में एक और विषय वस्तु लेकर उपस्थित हुए हैं, वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज ऐसा होता है, ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज में ये हो गया आधार, ये हो गई ऊंचाई। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, गुणित आधार गुणित ऊंचाई। मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं? किसी भी सूत्र में कोई मान निकालना हो तो ध्यान दीजिएगा, जैसे इस सूत्र में मान निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। 1/2 तो 1/2 रहेगा, है ना। क्या नहीं मालूम? तो 3 पद अज्ञात है, 1 2 और 3। त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार और ऊंचाई। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी सूत्र में 3 पद अज्ञात है तो 2 का मान दिया जाएगा, 1 का मान निकालना है। किसी सूत्र में 4 पद दिए गए हैं तो 3 का मान दिया जाएगा और 1 का मान निकालना रहेगा। यानी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दिए गए सूत्र में जितने पद होंगे एक को छोड़ के बाकी सबका मान दिया जाएगा या दूसरी विधि द्वारा उससे निकाला जाएगा। अब सवाल समझते हैं। किसी त्रिभुज का आधार 10 मीटर है, ऊंचाई 20 मीटर है और बोले क्षेत्रफल निकालो। देख लो आप, आधार 10 मीटर, ऊंचाई 20 मीटर, क्षेत्रफल निकालो। 3 तो होते ही हैं, आधार, ऊंचाई और क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो आप जमाओ सूत्र। तो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार लिखोगे आप 10, ऊंचाई लिखोगे 20, 2 ही धाम 20, 10 धाम 100। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 100 वर्ग सेंटीमीटर। यानी हमको इन 3 पदों में से 2 दिए गए थे, दोनों का मान भरा, क्षेत्रफल निकाल लिया। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न देखिए। त्रिभुज का आधार 20 मीटर है, क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर 20, तो त्रिभुज का अपने को दिया आधार 20 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई निकालना है। अब यहाँ भी वही चीज, यहाँ पर भी आपको 2 मान दिए हैं और बोला तीसरा निकालो, तो सूत्र लगा दो। जिसका मान दिया गया हो उसको उसके नीचे लिख दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल 100 दिया तो 100 लिख दिया, 1/2 है, आधार 20 दिया तो 20 लिख दिया, ऊंचाई नहीं दी तो नहीं दी तो छोड़ दिया। 2 ही धाम 20, 10 गुणित ऊंचाई। यहाँ 100 का 10 को नीचे ले गए, इसको त्रियक गुणा कहते हैं। 10 नीचे आया तो 0 से 0 कट गया तो बचा 10, तो ऊंचाई आ गई 10 सेंटीमीटर। मेरा मूल रूप से कहना है कि किसी भी सूत्र में दिए गए पदों की संख्या में एक पद का मान निकालना होगा तो बचे हुए पदों के मान दिए जाएंगे।
जैसे कि इस सूत्र में 1 2 3 पद थे, तो हमको कोई 2 दिए गए 1 निकालना था, 2 दिए गए 1 निकालना था, ठीक है ना। तो ऐसे ही आगे आपको बाकी प्रश्नों में भी करना है। कभी कभी इन प्रश्नों में अनुपात समानुपात, हमने आपसे कहा ना कि अनुपात समानुपात प्रतिशत ये अचानक से कहीं भी जाते हैं, ठीक है ना। वो अपन आगे वाले पीरियड्स में जब ये चीज और ध्यान रखिएगा कि हम जब इन सब गणितीय विधियों को पढ़ लेंगे तो आखिरी वाले जो 2-3 पीरियड हैं उनमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हुई चीजें, मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हुई विषय वस्तु जो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के रूप में आती है। जैसे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, तो उत्तर होता है व्यास। वृत्त में स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है, तो 90 अंश। किसी वृत्त में अगर 2 जीवाएं बराबर है तो केंद्र पर बनने वाला कोण आपस में बराबर होगा। किसी भी वृत्त की जीवा वृत्त को कितने भागों में बांटती है, तो 2 भागों में बांटती है। वृत्त का व्यास वृत्त को कितने भागों में बांटता है, तो 2 बराबर भागों में बांटता है, जिन्हें अर्धवृत्त कहते हैं। किसी भी जीवा के एक ओर के बनने वाले सारे कोण, यानी एक ही अवधा में बनने वाले सारे कोण आपस में कैसे होते हैं, तो बराबर होते हैं। अर्धवृत्त में बना कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। किसी त्रिभुज के किसी वृत्त में किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण यदि 120 है तो शेष परिधि पर बनने वाला कोण कितना होगा, तो 120 का आधा 60। ये चीजें क्विक, मतलब हमको थोड़ी प्रैक्टिस करना रहेगी कि हम इन प्रश्नों का आंसर 1 मिनट से कम समय में दे पाए। उसके लिए सबसे आवश्यक चीज ये है कि पहले हमें मूलभूत जानकारियां तो हो, सूत्र मालूम नहीं हो, प्रश्न हल करने बैठ गए, वृत्त से संबंधित जानकारियां है नहीं और प्रश्न को हल करना है, तो संभव नहीं है। तो हमको पहले सभी चीजों का पूरा सागर, हमने आपसे कहा था ना कि आप शिक्षा की, मतलब आप जो शैक्षिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये जो शैक्षणिक सामग्री है, जितने विषय का आप अध्ययन कर रहे हैं, ये अथाह समुद्र है जिसमें आप तैर रहे हैं। आपको बार बार गोता लगाना है और अपने काम का मोती ढूंढ के लाना है। मोती ढूंढ के लाना मतलब अपने काम की वस्तु पढ़ने की लेके आना है और लगातार तैरते रहना, डूबना नहीं है। वो डूब जाता है जो अपना आत्मविश्वास, अपना संबल वो खो देता है। तो आप ध्यान रखिए कि अगर आपको सारी छोटी चीजें बनेंगी, सारी चीजों की जानकारी होगी, आपको गूढ़ अर्थ भी मालूम होगा हर चीज का, तो आप पूरे प्रश्नों को हल कर लेंगे, चाहे वो वस्तुनिष्ठ हो, अति लघुत्तरीय हो, लघुत्तरीय हो, दीर्घोत्तरीय हो, लिखने की विधि हो, कैसा भी प्रश्न हो, आपको सब बनेगा। एक सामान्य सी भाषा है, जब कोई व्यक्ति 0 पर 24 घंटे बोल सकता है तो वो भारतीय ही थे, विवेकानंद जी। 0 पर सबसे आखिरी में सबसे देर तक बोले थे और एक भी श्रोता सुनने वाला हिला नहीं था। तो हम भारतीयों में वो क्षमता है कि हम, अब भारतीयों की तो बात ठीक है, क्षमता है, विद्यार्थी भी जोड़ लो साथ में। विद्यार्थी जो होता है वो किसी भी देश का कर्णधार होता है, उसके कंधे पर देश का भार होता है। अगर वो अच्छा निकल गया, किसी भी परिवार का बच्चा अच्छा निकल गया, तो वो परिवार, वो समाज, वो देश, वो पूरा सब कुछ सर्वश्रेष्ठों में शामिल हो जाता है। तो हमारा आग्रह है आपसे कि आप गूढ़ से गूढ़, छोटी से छोटी हर जानकारी का, मूलभूत जानकारियां जिनको कहते हैं, उनका अध्ययन जरूर करें। जैसा हम पढ़ा रहे हैं तो इस वीडियो का अवलोकन जरूर करें। हमारे मैथ साइंस एकेडमी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करें, उसी में आपका फायदा है, क्योंकि आपके पास जैसे आप हमारा मैथ साइंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा जो आपके लिए अलार्म का काम करेगा, ठीक है ना। आपको बताता रहेगा भैया ये आ गया, अब इसको पढ़ना है, वो आपके लिए रिमाइंडर का काम करेगा। वो अपन आगे चलते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। सरल रैखिक समीकरण और रैखिक समीकरण के पहले मैं बताता हूं समरूपता और सर्वांग समता। दो त्रिभुज बिल्कुल एक
से हैं, एक त्रिभुज दूसरा त्रिभुज, दो आकृतियां एक सी हैं तो उसको समरूप कहते हैं। और यदि दो आकृतियां अगर एक सी हैं तो वो समरूप हुई, जिनका समरूप। हमने आपसे कई बार कहा कि आप कभी कभी शब्दों को ही पढ़ लिया करो तो अर्थ समझ में आ जाता है। शब्द पढ़ा और अर्थ समझ में आया। समरूप, जिनका रूप एक सा हो। सर्वांग सम, सर्व अंग सम, जिनके सभी अंग समान हो उन्हें सर्वांग सम कहते हैं। तो समरूप और सर्वांग सम में अंतर क्या है? जैसे ये तीनों त्रिभुज है, तीनों का रूप एक सा, तीनों त्रिभुज है तो ये समरूप हो गए। और सर्वांग सम का मतलब क्या हुआ कि ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के जब ऊपर रखा जाएगा या ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के ऊपर रखा जाएगा तो ये एक दूसरे को ढक लेंगे, पूरा पूरा ढक लेंगे, यानी इनकी हर चीज इसकी हर चीज के बराबर होगी। ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। तो ऐसी आकृतियां जिनका प्रत्येक जो जैसे कोण है और भुजाएं, प्रत्येक भुजा प्रत्येक कोण इस परस्पर आपस में बराबर हो, सर्व अंग समान हो वो सर्वांग सम, जिनके रूप समान हो वो समरूप। प्रमेय भी सर्वांग सम का अलग होता है, समरूपता का प्रमेय अलग होता है। समकोण त्रिभुज में समरूपता का जो प्रमेय है वो हर जगह काम आता है। अगले पीरियड में मैं उसको बता दूंगा। सर्वांग समता का प्रमेय अलग होता है। समरूपता का समकोण त्रिभुज का प्रमेय होता है कि समकोण बनाने वाली भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, समरूपता और सर्वांग समता फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी विज्ञान में भी लगती है। सूत्रों को जब सूत्र को सत्यापित करते हैं, व्यवकलित करते हैं, व्युत्पन्न करते हैं, निकालते हैं तो हमको समरूपता प्रमेय और सर्वांग समता प्रमेय यानी गणितीय संक्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो दो समकोण त्रिभुज यदि समरूप हैं तो समकोण बनाने वाली भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। ये समरूपता का प्रमेय है, बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर दो त्रिभुज समकोण हैं और दोनों समरूप हैं, समकोण मतलब समरूप, तो समकोण बनाने वाली भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। लंब आधार एक त्रिभुज के बराबर लंब बटे आधार बराबर दूसरे त्रिभुज का लंब बटे आधार, ये समरूपता का प्रमेय है। अब आ जाते हैं अपन सरल रैखिक समीकरण के प्रकार और हल करने की विधियां। इसको तो सुनना है आपको। सरल रैखिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला एक चरीय या एक पदीय। हमने आपसे बताया था जितनी गिनतियां हैं जिनका मान हमको मालूम है 2, 4, 6, 8, 12, 14, 20, 22, 160, 290, 680, ये गिनतियां हैं, इनके मान हमको मालूम है। ये ज्ञात पद है जिन्हें हम अचर पद कहते हैं। एक्स, वाई, पी, क्यू, आर जिनके मान निकालना हो वो चर पद कहलाते हैं। मतलब जो अज्ञात पद है वो चर पद, जो ज्ञात है वो अचर पद। चर और अचर पद को मिलाएं, साथ में धन ऋण गुणा भाग बराबर इन चिन्हों का उपयोग करें तो जो नई चीज बनेगी उसे हम समीकरण कहते हैं। यदि हम चर अचर का उपयोग करें, साथ में धन ऋण गुणा भाग जोड़ घटाना है ना, ये सारे संक्रियाओं को बराबर का चिन्ह का उपयोग करें तो उसे हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। मूलतः समीकरणों के दो प्रकार हैं, एक चरीय और द्विचरीय। फिर बहुचरीय भी होता है, एक्स वाई जेड, पी क्यू आर एस, उसको बहुपद के नाम से फिर जानते हैं। अभी आप समझेंगे समीकरण में एक चरीय मतलब से एक्स धन 7 बराबर 11, इसमें सिर्फ एक पद अज्ञात है, एक पद चर है, इसलिए इसे एक पदी या एक चरीय समीकरण कहते हैं। यहाँ पर x और y बराबर 11 यानी दो पदों का मान नहीं मालूम है, दो पद अज्ञात है, इसलिए इसे द्विचरीय या द्विपदीय समीकरण कहते हैं। अब एक चरीय द्विचरीय, इसके बाद आता है बहुपद जिसमें x y z, w x y z, p q r s, a b c d
बहुत सारे पद दिए जाएं धन ऋण गुणा भाग के साथ, उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है ना। अब इन दो समीकरणों को हल करने की जो विधियां हैं वो है चार। पहली है विलोपन विधि, दूसरी प्रतिस्थापन विधि, तीसरी वज्र गुणनखंड विधि, चौथी ग्राफी या लेखा चित्र विधि। ये हमको प्राइमरी क्लास में हल्का फुल्का पढ़ा दिया जाता है, ग्राफीय विधि और विलोपन विधि की एक चली समीकरण हल्का सा समझा दिया जाता है। फिर मिडिल स्कूल में तो ये सारी चीजें, हाई स्कूल में तो फिर डिटेल में पढ़नी है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको समीकरण समझ में आ गया। एक चली द्विचली जिसमें दो पद अज्ञात हो वो द्विचली, जिसमें एक पद अज्ञात हो वो एक चली या एक पदी, जिसमें दो से ज्यादा हो वो बहुपद हो गया। हल करने की दोनों को नहीं, इसकी बात करोगे तो सामान्य रूप से हल हो जाता है। द्विचलीय समीकरण को हल करने की ये चार विधियां हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन, वज्र गुणनखंड, ग्राफीय। ग्राफीय विधि शुरुआत यहां से करते हैं। विलोपन विधि में विलोपन x और y में से किसी एक पद को बराबर करके काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और फिर बचे पद का मान निकाल लेते हैं और उस मान को समीकरण में रख के दूसरे पद का मान निकालते हैं। एक आध सवाल में बाद में अगले पीरियड में हल करके बताऊंगा। विलोपन का मतलब होता है x और y में से एक का विलोप करो, दूसरे का मान निकालो, फिर दूसरे का मान रख के पहले का मान अपने आप निकालो। ये होती विलोपन विधि का तरीका। अब आया प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब हुआ कि x का मान y के रूप में या y का मान x के रूप में किसी एक समीकरण से निकालो और उसको दूसरे में रख दो। x का मान y के रूप में या y का मान x के रूप में, मतलब दो जो चर पद है उनमें से एक चर पद का मान दूसरे चर पद के रूप में या दूसरे चर पद का मान पहले चर पद के रूप में निकालो, दूसरे समीकरण में रखो, हल करके एक मान निकलेगा, उसको वापस पहले समीकरण में रखो तो दोनों को उत्तर मिल जाएंगे। तीसरा है वज्र गुणनखंड विधि, जो इस तरीके से हल की जाती है, थोड़ा विस्तृत रूप है, बाद में बताएंगे, आगे देखें आप। ग्राफी या लेखा चित्र विधि का मतलब होता है कि आप इनके निर्देशांक निकालें और निर्देशांक निकालने के बाद उन निर्देशांकों की सहायता से x और y अक्ष के बीच में आपको वो रेखा मिल जाएंगी जिनका आपको निरूपण करना है। तो मेरा आपसे आग्रह है, ये सामान्य सी जानकारियां थी जो मैंने आपको मूलभूत जानकारियां दी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे मैथ साइंस एकेडमी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अब आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी लाइक कर सकते हैं। हमारा बार बार आपसे आग्रह है कि आप हमारे मैथ साइंस एकेडमी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका भला इसलिए है कि आप तक नोटिफिकेशन समय पर पहुंचेगा, जो आपके लिए रिमाइंडर अलार्म का काम करेगा। आपके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।